हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने एनबीएफसीज के बारे में देखा था। ये मैं इकोनॉमिक्स का पीटी 65 करवा रही हूँ। इसके बाद मैं इन्वायरमेंट का करवाऊँगी। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी इसके मतलब जिन आपको लगता है जो कि हिंदी मीडियम में है उन्हें इसकी आवश्यकता है, तो उन तक ज़रूर वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू। आज का मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने लास्ट एनबीएफसीज के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है, आज मैं बताऊँगी एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एवं आवास वित्तीय कंपनी के लिए विशेष तरलता योजना। ठीक है। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में जो एनबीएफसीज है सॉरी और आवास वित्तीय कंपनी एचएफसीज है के लिए विशेष तरलता योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव पिछले महीने स्वीकृति प्रदान की गई थी। मतलब कि इन दोनों के लिए विशेष तरलता योजना प्रारंभ करने के लिए पिछले मतलब महीने इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। आरबीआई ने अब इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋणदाताओं के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। ठीक है। आरबीआई ने तो क्या है आवास वित्तीय कंपनी। अब हम पहले इसे देख लेते हैं एचएफसीज के बारे में। एनबीएफसीज के बारे में आपने देखा ही होगा। अगर आपने एनबीएफसीज के बारे में नहीं देखा है तो आप ये हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने एनबीएफसीज के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है। तो यहाँ मैं एचएफसीज के बारे में बताती हूँ। तो एचएफसीज जो है वो क्या है, एचएफसी कंपनी अधिनियम जो है 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है। ओके। कंपनी एक्ट जो है उसके अंतर्गत ये एचएफसी पंजीकृत है। ठीक है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन लेन देन किया जाता है। मतलब क्या है कि जो कंपनी एक्ट 1956 है उसके अंतर्गत जो हमारा एचएफसी है वो रजिस्टर है। ठीक है। और एचएफसी क्या करता है, ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से आवास के लिए जो मतलब कि होम मतलब अगर किसी को घर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए वित्तीय लेन देन को ये करता है, व्यापार करता है। मतलब कि हाउसिंग लोन टाइप आप समझ लो, तो ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है। एचएफसीज को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत एक एनबीएफसी माना जाता है। ठीक है। मतलब आरबीआई के नियमों को आप लोग देखें तो ये भी एक एनबीएफसी के जैसा है। ओके। इसके बाद क्या है कि पिछले वर्ष एचएफसी के विनियमन को आरबीआई को सौंप दिया गया था। इससे पहले यह कार्य नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाता था। ठीक है। मतलब कि अभी एचएफसीज का जो विनियमन है उसे आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन इससे पहले कौन करता था, तो एनएचबी करता था, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। हाल ही में आरबीआई द्वारा आवास वित्तीय कंपनी के लिए नए नियमों को प्रस्तावित किया गया है। ये नियम उनकी परिभाषा, वित्तीय स्तर के विनियमन आदि के परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस योजना के बारे में, जो प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न इसमें किया गया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है कि आरबीआई ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, एसपीवी के माध्यम से एनबीसी और एचएफसीज के लिए विशेष तरलता योजना की घोषणा की है। ठीक है। तो किसके माध्यम से आप देख सकते हो, तो ये है कि एनबीएफसीज एसपीवी के माध्यम से, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से। ओके। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये योजना जो बनाया गया है विशेष तरलता योजना, तो इसका उद्देश्य है कि एनबीएफसीज और एफएससीज को उनकी तरलता की स्थिति, तरलता मतलब आप मतलब कि वो वित्तीय होता है कि कितना पैसा उसके पास है। ठीक है। तो तरलता की स्थिति में सुधार करने तथा वित्तीय क्षेत्र में किसी भी संभावित व्यवस्थागत जोखिम से बचने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है।
इस स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा एनबीएफसी और एचएफसी से 30 करोड़ रुपए तक के अल्पकालिक ऋण का क्रय किया जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसके द्वारा। ठीक है, तो 30 करोड़ रुपए तक का इसमें अल्पकालिक मतलब कि कम अवधि के लिए। ठीक है, तो उसमें ऋणों का क्रय किया जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा कि एनबीएफसीज और एचएफसीज इस राशि का उपयोग अपनी मौजूदा देयता अर्थात ऋण को चुकाने में करेंगे। ठीक है, अब पात्रता क्या है, एनबीएफसीज और एचएफसीज के पास निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो है एनपीएस 6% से कम होनी चाहिए। ठीक है, और पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम एक में निवल लाभ दर्ज होना चाहिए। मतलब कि अब यहाँ पे देखो, मैं एक सेकेंड चाहिए तथा जिन्हें 1 अगस्त 2018 से पहले के अंतिम 1 वर्ष के दौरान विशेष उल्लेख खाता 1 और SMA 2 श्रेणी के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया हो। ठीक है, तो क्या है ये एनबीएफसी मतलब ये पात्रता, इसका कुछ शर्त है जो वो क्या है कि एनपीए जो होता है वो 6% से कम हो। ठीक है, लेस देन 6% हो, और क्या है कि 2 वर्षों में। ठीक है, जैसे कि अभी 2020 और 21 में आप ले लो, या फिर 2019 और 20 का ये एस्टिमेट करेगा, तो 2019 और 2020, ठीक है, दोनों ईयर में कम से कम एक ईयर में आपको ऐसा है कि लाभ होना चाहिए, या तो आपका प्रॉफिट 2019 में हो या 2020 में, लेकिन एक साल कम से कम आपका प्रॉफिट में रहना चाहिए, एक साल लेस भी रहे तो भी चलेगा। ठीक है, और क्या है कि जो SMA अकाउंट होता है 1 और 2, इसमें दोनों में से रजिस्टर्ड मतलब दोनों में दर्ज नहीं किया गया होना चाहिए इसको, और 0 भी होता है इसका। ठीक है, 3 SMA होता है। और SMA क्या है, अगर आपको ये जानना है तो मैंने देखिए यहाँ पिछले वीडियो में अच्छे से SMA के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था SMS के बारे में, तो आप वहाँ पे पिछले वीडियो में ज़रूर देख लें SMA के बारे में। ठीक है, तो एनबीएफसी क्षेत्र की सहायता के लिए अन्य उपाय। अब एनबीएफसी क्षेत्र के जो है उसके सहायता के लिए अन्य क्या क्या उपाय किए गए हैं, जैसे अल्पकालिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ओके, तो क्या है अल्पकालिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ECLGS। ठीक है, तो यह योजना क्या है, यह योजना गारंटी कृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में MSMEs और मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग प्रदान करेगी। ओके, मतलब 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त फंडिंग मिलेगा MSMEs और मुद्रा के लिए। ओके, इस योजना के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि यदि उधारकर्ता द्वारा CEGL फंडिंग का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, CGL मतलब कि गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन जो भी है, जो बताया गया 3 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, तो यदि उधारकर्ता द्वारा इस फंडिंग का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार की हानि की स्थिति में राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड जो है NCGTC द्वारा बैंक और वित्तीय संस्थाओं और NBFC को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आंशिक ऋण गारंटी योजना, तो ये क्या है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम PCGS में संशोधन को स्वीकृत किया गया। ये क्या, PCGS को 2019 में आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से सुदृढ़ NBFC सूक्ष्म ऋण कंपनी से BB+ रेटिंग अथवा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाली परिसंपत्ति की खरीद हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हुई प्रथम क्षति के 10% तक की राष्ट्रीय अथवा सरकारी गारंटी की सुविधा प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, चूक के मामले में देयता उन्मोचन हेतु सरकार द्वारा प्रतिबद्धता है। ठीक है, अब क्या है, इसे तकनीक कारणों से SMA 1 श्रेणी के तहत NBFC HFCs तक विस्तृत किया गया है। पूर्व में यह केवल SMA 0 श्रेणी में पर ही लागू था। ठीक है, पर अब क्या है कि SMA 1 में भी हो गया।
अब मुद्रास्फीति टारगेटिंग के बारे में देख लेते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। मार्च 2021 में क्या है कि भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग या मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अब इसके वर्तमान प्रारूप या फ्रेमवर्क के निष्पादन की समीक्षा की आवश्यकता है। भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो ढांचा कैसे काम करता है इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो क्या है कि भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आरंभ 2005 की इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझौता के माध्यम से किया गया था। ओके, यहाँ पे देखिए आप, आरंभ किया गया था 2005 की इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझौते के माध्यम से, जो आगे वर्ष 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अपनी पूर्णता पर पहुंच चुका। ठीक है, पहुंच गया। यह अधिनियम निम्नलिखित ढांचा अथवा फ्रेमवर्क को प्रदान करता है। इसने समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को निर्देश किया है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते, समृद्धि मतलब वृद्धि, पूरे इंडिया का वृद्धि। ठीक है, मतलब कि समृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता, ठीक है, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को निर्देशित किया है। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन कर एक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन किया गया था। ठीक है, देख रहे हो आप एमपीसी, अभी जो आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो तो उसके बारे में। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आंतरिक और 3 बाह्य। आंतरिक सदस्यों में आरबीआई के गवर्नर अध्यक्ष रहते हैं, मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित एक आरबीआई अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, 3 बाहरी सदस्यों में क्या है कि ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बाह्य सदस्यों को अर्थशास्त्र या बैंकिंग अथवा वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, एमपीसी को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दरों के निर्धारण का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसको मुद्रास्फीति को के लक्ष्य को, जो मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है, टारगेट दिया गया है, ठीक है, कि 4% से हाई ना हो और 2% से लो ना हो। ठीक है, तो ये टारगेट को मतलब एमपीसी मतलब निर्धारित करने का काम इसको सौंपा गया है, और एमपीसी क्या करता है, इस टारगेट को बनाए रखने का अपना फुल प्रयास करता है। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से मुद्रास्फीति लक्ष्य के उपाय के रूप में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है में वर्ष दर परिवर्तनों को अपनाया गया है। मुद्रास्फीति लक्ष्य की उच्च सीमा 4% और निम्न सीमा 2% के टारगेटिंग बैंड। ओके, तो क्या है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य की उच्चतम सीमा 4% और निम्नतम सीमा 2% के टारगेटिंग बैंड जो बैंड के अंतर्गत निश्चित की गई है। मतलब कि 4% से एबव नहीं जाएगा मुद्रास्फीति और 2% से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसके लक्ष्य की प्रत्येक 5 वर्षों में समीक्षा की जाती है। हर 5 ईयर्स में इसके लक्ष्य की समीक्षा की जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि यह अधिनियम मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा की आवश्यकता को इंगित करता है, ना कि समग्र रूप से फ्रेमवर्क को। ओके, अब एमपीसी, यह अधिनियम एमपीसी के लिए निम्नलिखित कार्य पद्धति अधिदेशित करता है। ठीक है, नीतिगत दर का निर्धारण एमपीसी के सदस्यों के बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति लक्ष्य से भिन्न मतों के बराबर होने पर आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत डाल सकते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति को एक वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि एक साल में ये लोग 4 बार बैठक करते हैं।
आरबीआई को एमपीसी की प्रत्येक बैठक के बाद उस बैठक का लिखित ब्यौरा आवश्यक प्रकाशित करना चाहिए। ठीक है, देखे होंगे बहुत बार न्यूज़ में कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो आता है लाइव, तो गवर्नर फिर अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो वो सब डीलिंग करते हैं, वो लोग बताते हैं आपको कि क्या है नहीं। ठीक है, तो यही है। आरबीआई को वर्ष में दो बार मौद्रिक नीति पर एक रिपोर्ट आवश्यक प्रकाशित करनी चाहिए। ठीक है, उक्त रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के स्रोत और मुद्रास्फीति के अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के पूर्वानुमानों को रेखांकित किया जाना चाहिए। अधिनियम इस बात का भी प्रावधान करता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने पर आरबीआई निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत केंद्र सरकार को सूचित करेगा। अगर ये जो स्लैब दिया गया है आपको 4 से 6% मतलब 4 से 2% का, और इसको अगर पाने में मतलब लक्ष्य को मतलब टारगेट करने में अगर आरबीआई फेल होता है तो फिर क्या है कि आरबीआई को मतलब कि केंद्र सरकार को सूचित करना होता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने का क्या कारण है। ठीक है, वो आरबीआई बताएगा केंद्र सरकार को, और उपचार कार्यवाही बताएगा जिसे करने का समिति ने प्रस्ताव किया है, तथा उपचारात्मक कार्यवाही को लागू करने के बाद उस समय का अनुमान जिसके अंदर मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कब तक का टारगेटिंग देगा वो भी बताना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब अन्य संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो क्या है, श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित किया है। ठीक है, सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। ठीक है, तो क्या है कि आधार वर्ष 2001 से संशोधित करके वर्ष 2016 कर दिया गया है, तथा इसके आधार पर की जाने वाली मुद्रास्फीति सूचकांक गणना में गैर खाद्य पदार्थों यथा आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय को अधिक भारांश प्रदान किया गया है। ठीक है, अब CPI-IW जो है कारखाने, खानों, बागानों, रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन उपकरण, विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रतिष्ठानों तथा बंदरगाहों और गोदियों डॉक्स जैसे 7 क्षेत्रों में से किसी एक में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक को शामिल करता है। ठीक है, आधार वर्ष में किए गए संशोधन वस्तुतः वर्षों में श्रमिक वर्ग की आबादी के परिवर्तन हेतु उपभोग प्रतिरूप को प्रदर्शित करेगी, और अब इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात संशोधित किया जाएगा। ओके, अब CPI-IW क्या का उपयोग जो है मुद्रास्फीति की निगरानी करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्रवाई भत्ते, कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, पेंशनरों के लिए महंगाई राहत तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की गणना हेतु एक मानक रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर 4 CPI श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। CPI-IW कृषक श्रमिक AL के लिए CPI-AL और ग्रामीण श्रमिकों के लिए ठीक है, रूरल लेबर्स के लिए CPI-RL और शहरी नॉन मैनुअल कर्मचारियों के लिए UNME। ठीक है, CPI-UNME। इसमें से प्रथम 3 में श्रमिक ब्यूरो द्वारा प्रबंधित किया जाता है इसे। ठीक है, इनमें से जो 3 है CPI-IW, CPI-AL और CPI-RL। ठीक है, तो ये तीनों को श्रम ब्यूरो जो है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत वो प्रबंधित करता है, तथा चौथा जो है उसे CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम करता है। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति द्वारा लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय अब देख लेते हैं। इस बार भी मौद्रिक नीति से क्वेश्चन आया था, तो जो मतलब कि आपको मैंने बताया था ना कि आपको स्टैटिक में कुछ इकोनॉमिक्स का आपको सिर्फ स्टैटिक में यही डेफिनेशन और जो मतलब कि कोई भी वर्ड आते हैं, जैसे कि अब कॉल मनी मार्केट हो गया, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट बैंकिंग में,
तो आप ये सब का अच्छे से फैक्ट को याद कर लेना, और उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा आरबीआई नया स्कीम लाता है, तो वो सब भी याद कर लेना। उसी सब से क्वेश्चन आते हैं। आप पिछला क्वेश्चन 2020 का जो है वो आप देख सकते हो, इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या है कि एमपीसी द्वारा जो अन्य प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए बिना एक बारगी पुनर्रचना करना। ठीक है, तो ये क्या है, तो पुनर्रचना वस्तुतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक, ओके, तो जिसमें बैंक किसी उधारकर्ता द्वारा वित्तीय दबाव का सामना किए जाने पर ऋण की शर्तों को संशोधित करता है। ओके, किसी उधारकर्ता बोरोवर को डिफॉल्टर चूककर्ता घोषित करने और ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीएस के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिए बैंकों द्वारा यह कदम उठाया गया है। ठीक है, उठाया जाता है, मतलब कि जैसे कि कोई लोन ले रहा है तो वो अगर एनपीए लोन ना बन जाए, जो उधार करता है बोरोवर है वो चूक करता ना बन जाए, तो इसके लिए ये जो हमारा है मतलब कि रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे बैंक उठाते हैं, उसमें मतलब कि बैंक उसको अपने कदम के तौर पे उठाते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए। अब पात्रता क्या है, तो इसके लिए केवल वे ही उधारकर्ता पात्र हैं जिन्हें स्टैंडर्ड्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इनके अलावा 1 मार्च 2020 तक किसी भी बैंक में अधिकतम 30 दिनों तक के डिफॉल्टर चूककर्ता को भी यह सुविधा मिलेगी। ओके, इसमें पर्सनल लोन, कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को शामिल किया गया है, ऑटो क्रेडिट कार्ड, आवास, शिक्षा आदि। इस योजना का विवरण केवी कामथ की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। ओके, इसमें पहले भी आरबीआई दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्ट्रेस्ड एसेट जो था की समस्या से निपटने के लिए ऋण पुनर्रचना योजना जो है उसका उपयोग कर चुका है। ठीक है, वर्ष 2008 से 9 में रिकंस्ट्रक्चरिंग विंडो, कॉरपोरेट ऋण पुनर्रचना योजना और 5:25 योजना के तहत फ्लेक्सिबल रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, लोचशील पुनर्रचना, कार्यनीति ऋण पुनर्रचना योजना और दबावग्रस्त परिसंपत्ति की संधारणीय पुनर्रचना योजना। ठीक है, तो ये सब आरबीआई उपयोग कर चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट। तो क्या है कि कार्ड एवं मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऑनलाइन खुदरा भुगतान के लिए योजना आरंभ की जाएगी। आरबीआई ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की कम गति की समस्या का समाधान करने के लिए मोबाइल उपकरणों और कार्ड्स का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान हेतु, तो आरबीआई ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की कम गति की समस्या का समाधान करने के लिए मोबाइल उपकरणों और कार्ड्स का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान हेतु एक प्रायोगिक योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, उच्च मूल्य वाले चेक के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक भुगतान तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घाटे का मौद्रीकरण, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ओके, तो क्या है देख लेते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो हमारे सी रंगराजन सर हैं, उनके सहित कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि सरकार को घाटे का मौद्रीकरण करना चाहिए। ओके, तो इन लोगों ने सुझाव दिया। अब घाटे का मौद्रीकरण से क्या तात्पर्य है, यदि सरकार का व्यय उसकी आय की तुलना में अधिक हो जाए
ठीक है, व्यय ज़्यादा आय कम, तो सरकार के समक्ष राजकोषीय घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। इस घाटे का वित्तीय डेफिसिट फाइनेंसिंग या तो बाजार से उधार लेकर या आरबीआई से के माध्यम से घाटे का मौद्रीकरण करके किया जाता है। ओके, तो सरल शब्दों में अब हम यहाँ पे अब जानते हैं कि घाटे अथवा राजकोषीय घाटे के मौद्रीकरण का तात्पर्य किसी मतलब भविष्य की किसी तिथि पर चुकाए जाने वाले ऋण के बजाय मुद्रा की छपाई के माध्यम से अतिरिक्त व्यय का वित्त पोषण करने से है। ओके, तो क्या है कि इसके माध्यम से अतिरिक्त व्ययों का वित्त पोषण करने से है, मुद्रा की छपाई के माध्यम से। इसलिए यह गैर ऋण वित्त पोषण का एक रूप है। फलस्वरूप मौद्रीकरण के कारण निव्वल सार्वजनिक ऋण में कोई वृद्धि नहीं होती है। ओके, ऐसा केवल निम्नलिखित दो विधियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्यक्ष मौद्रीकरण, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इस विधि के अंतर्गत आरबीआई नई मुद्रा की छपाई करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में है, आप सिंपल ही समझो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है मुद्रा की छपाई करता है। इस मुद्रा का उपयोग कर आरबीआई सरकार के व्यय को वित्त पोषित करने के लिए प्राथमिक बाजार से सरकारी प्रतिभूति या बॉन्ड का प्रत्यक्ष कर करता है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट के पास जो भी उनके पास प्रतिभूति है, ठीक है, बॉन्ड है, तो उसको खरीदता है। ठीक है, कौन? आरबीआई खरीदता है डायरेक्ट सरकार से। ठीक है, और इसका डायरेक्ट मुद्रा छपाई करके पैसा देता है सरकार को। इस प्रकार आरबीआई के इस कदम से सरकार के व्यय की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। डायरेक्ट मौद्रीकरण से क्या करता है, इसमें आरबीआई खुद से मतलब कि मुद्रा की छपाई करता है और सरकारी जो प्रतिभूति या बॉन्ड है उसको प्राथमिक बाजार से खरीद लेता है। ठीक है, और वित्त पोषण उससे हो जाता है सरकार का। और अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण क्या है? इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार प्राथमिक बाजार में बॉन्ड जारी करती है। ठीक है, मतलब कि आरबीआई बॉन्ड प्राथमिक बाजार में देता है, मतलब ठीक है, आप ऐसे समझो, मैं दोनों को लिंक करके समझाती हूँ। ये आरबीआई है, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक बाजार है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड आरबीआई खरीदता है और यहाँ पे पैसे देता है। ठीक है, नोट छपाई करके आरबीआई यहाँ पे पैसे देता है। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारा ये प्राइमरी मार्केट है, गवर्नमेंट यहाँ से बॉन्ड्स जारी यहाँ करती है। गवर्नमेंट अपना जो सिक्योरिटी है वो यहाँ देती है। ठीक है, और यहाँ से पैसे लेती है। तो इनडायरेक्ट यहाँ हो जाता है कि आरबीआई जो है यहाँ से पैसे यहाँ दे रहा है प्राइमरी मार्केट में, और यहाँ गवर्नमेंट को फिर यहाँ से पैसे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आरबीआई से पैसे दे रहा है, यहाँ पे पैसे दे रहा है प्राइमरी मार्केट में, और प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट को पैसे मिल रही है। और गवर्नमेंट क्या है कि सिक्योरिटी यहाँ पे बेच रहा है और ये सिक्योरिटी आरबीआई को बेच रहा है। तो बस आप इसे इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में देगा, और ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट वाला। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। ओके, समझ गए होगे आप। तो इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक बाजार से जारी बॉन्ड का क्रय। ओके, और क्या है कि यहाँ पे देख लेते हैं, और जारी करता है, और आरबीआई अपने ओपन मार्केट जो ओएमओ है के माध्यम से द्वितीय बाजार से सरकारी बॉन्ड का क्रय कर लेता है। ठीक है, अब घाटे के मौद्रीकरण से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य को देख लेते हैं। भारत में घाटे का मौद्रीकरण वर्ष 1997 तक प्रचलन में था। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक एक हॉक ट्रेजरी बिल जारी करके सरकारी घाटे का स्वचालित रूप से मौद्रीकरण करता था। ठीक है, 1994 और वर्ष 1997 में एड हॉक ट्रेजरी बिल के माध्यम से वित्तीयन को चरणबद्ध रूप से पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकार आरबीआई के मध्य 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, आरबीआई और सरकार के मध्य। आगे चलकर ये एफआरबीएम जो एक्ट था
2003 वाला राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम। 2003 के अधिनियम के उपरांत आरबीआई को सरकार का प्राथमिक निर्गमन खरीदने से पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। ओके, उसके बाद क्या है कि 2017 में एफआरबीएम जो एक्ट है उसमें संशोधित कर एक बचाव खंड एस्केप क्लाउज का समावेशन किया। यह विशेष परिस्थिति में सरकार को अपने घाटे के मौद्रीकरण की अनुमति देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कुछ छोटा नहीं ना, नहीं, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति के मापक, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ओके, मुद्रा आपूर्ति के मापक, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। प्राचित मुद्रा, ठीक है, रिजर्व मनी, MO, इसे आधारभूत धन, हाई पावर्ड मनी, मौद्रिक उधार, मॉनेटरी बेस और आधार मुद्रा, बेस मनी आदि के नाम से भी जाना जाता है। MO चलन में मुद्रा, MO इज इक्वल टू होता है जो चलन में मुद्रा है वो प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जो जमा है वो और प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं जो हैं वो, ठीक है, मिला करके होता है MO। ठीक है, अब M1 क्या है कि जनता के पास जो मुद्रा है, ठीक है, ओके, उसके पास प्लस में बैंकों के पास जो जमाएं हैं, चालू और बचत दोनों, प्लस आरबीआई के पास जो जमाएं हैं। यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे क्या है कि चलन में जो मुद्रा थी MO क्या हो गया हमारा, MO इज इक्वल टू हो गया जो चलन में मुद्रा है वो और प्लस आरबीआई के पास जो बैंकों का जमा है वो, और ठीक है, प्लस आरबीआई के और बैंकों का जमा और आरबीआई के पास अन्य जो जमाएं हैं वो। ठीक है, और M1 में क्या हो गया, जनता के पास जो पैसे हैं वो, ठीक है, जनता के पास, प्लस में आरबीआई के पास जो पैसे हैं और प्लस में बैंकों के पास जो पैसे हैं चालू और बचत खाता में। और M2 जो हो गया हमारा वो क्या है, M1 प्लस डाक घर में जो बचत बैंक की जमाएं हैं। ठीक है, और M4 क्या हो गया, मतलब M3 सॉरी, तो M3 क्या है कि M1 प्लस, मतलब सॉरी, M1 प्लस बैंकों के पास जो सांविधिक जमाएं जो टाइम डिपॉजिट वाले हैं, जो टाइम से डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, और M4 जो है उसमें क्या है, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस डाकघर बचत बैंक की सभी जमाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये छोटा सा ये दिया हुआ है, ये देख लेते हैं, 1 सेकेंड। तो MO अब देख लो क्या है, MO प्लस डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, M1 क्या है, जो M1 के साथ में अगर ये हो जाए सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग तो हो गया M2, और वही M2 के साथ, M1 के साथ अगर टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम हो गया तो M3, और M3 के साथ ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग हो गया तो वो हो गया M4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपका क्लियर। अब हम देख लेते हैं आरबीआई के रिस्क प्रोविजनिंग अकाउंट। ठीक है, तो क्या है कि आरबीआई के द्वारा अपनी आकस्मिकता निधि जो कंटीजेंसी फंड है उसमें 73,000 करोड़ रुपए की आंतरिक किया गया है। ठीक है, आरबीआई के प्रमुख रिस्क प्रोविजन अकाउंट, आकस्मिक निधि जो है कंटीजेंसी फंड CF, यह विशिष्ट प्रावधान अप्रत्याशित और अनपेक्षित आकस्मिक को पूर्ण करने से संबंधित है। इसमें प्रतिभूति के मूल्य में मूल्यह्रास व विनियमन दर नीति प्रचलनों से उत्पन्न जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिम के रिजर्व बैंक पर लागू विशेष उत्तरदायित्व के कारण उत्पन्न जोखिम शामिल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देख लो कि मुद्रा और स्वर्ण जो है उसका पुनर्मूल्यांकन लेखा जो है CGRA, मुद्रा जोखिम ब्याज दर
जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में अस्थिरता से उत्पन्न जोखिम से निपटने के लिए इसका अनुरक्षण मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। और निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा विधि प्रतिभूति, यह विदेशी अंकित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन से अप्राप्त लाभ या हानि से संबंधित है। उसके बाद क्या है, निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा रुपया प्रतिभूति, ठीक है। यह रुपया मूल्य वर्ग की प्रतिभूति के पुनर्मूल्यांकन से अप्राप्त लाभ या हानि से संबंधित है। ओके, सरकार के लिए निहितार्थ, इस अंतरण के कारण विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 से 20 में केंद्र सरकार को आरबीआई द्वारा अधिशेष अंतरण में 67.5% की कमी आई है। आरबीआई धारा अधिनियम जो 47 है, उसके अनुसार आरबीआई के लाभ या अधिदेश को विभिन्न आकस्मिक प्रावधानों के निर्माण, आरबीआई के सार्वजनिक नीति अधिदेश आदि के पश्चात सरकार के अंतरित किया जाता है। यह अंतरण जो है आरबीआई के लेखा वर्ष जुलाई जून के समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के प्रारंभ में संपन्न किया जाता है। आरबीआई ने आकस्मिक जोखिम बफर जो है सीआरबी को 5.5% पर बनाए रखने का भी निर्णय किया है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, बस कुछ टाइम और लगेगा, हो गया है ये आपका कंप्लीट, आज हो ही जाएगा। तो क्या है, हाल ही में अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, हाल ही में आरबीआई ने सीएसएफ से निकासी के नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया है। समेकित ऋण शोधन निधि जो है सीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये आरबीआई द्वारा 1999 से 2000 में राज्यों के बाजार उधारियों के मोचन हेतु स्थापित किया गया था। इस निधि को राज्य की संचित निधि और लोक लेखा से बाहर बनाए रखा जाता है तथा इसका उपयोग मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता। ओके, मोचन मतलब रिडिम्सन। राज्य सरकार जो प्रत्येक वर्ष सीएसएफ में उनके बकाया बाजार ऋण का 1.3% तक योगदान करती है। वर्तमान में जो है राज्य सरकारें सीएसएफ में निधियों के संप्रेषण के लिए आरबीआई से विशेष आहरण सुविधा का लाभ उठा सकती है। ओके, अब अन्य जो आरबीआई के जो सुर्खियों में है उसके कदम, तो वो देख लेते हैं हम लोग कि स्टेप्स एंड डिसीजंस ऑफ आरबीआई इन न्यूज़। तो पहला क्या है, आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, एफएसआर रिपोर्ट, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली यह एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। अर्धवार्षिक मतलब एक साल में 2 बार ये रिपोर्ट आता है। एफएसआर वित्तीय क्षेत्र के विकास तथा विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के समक्ष, ठीक है, वित्तीय स्थिरता के समक्ष क्या जोखिम जो और वित्तीय प्रणाली के लचीलापन को ये दर्शाती है कि वित्तीय स्थिति में स्थिरता में क्या जोखिम आ रही है और इस प्रणाली में क्या लचीलापन है। तो उसको ये जो हमारा एफएसआर रिपोर्ट है उसे उस पर दर्शाया गया है, ठीक है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है ये। अब यहाँ पे ये इसी को यहाँ पे दिया गया है प्रदर्शन मापदंड, ठीक है। तो ये क्या है, जोखिम भारित अस्थियों से पूंजीगत अनुपात, ठीक है, सीआरआर। देखिए सीआरएआर पे इस बार क्वेश्चन था 2020 में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पीटी 365 पढ़ना है, मतलब कि सब कुछ ऐसा नहीं कि शॉर्ट कर करके हम लोग पढ़ लेंगे। इसका जो अगर जैसे कि सीआरएआर है तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर लो कि हाँ सीआरएआर क्या है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आपका 5-6 क्वेश्चन पॉलिटी में आया है और इसमें भी इकोनॉमिक्स में भी आता ही है। तो इस टाइप से आप पॉइंट को भी अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि आप कोई पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते हो, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और अच्छा से आपके दिमाग में रहना भी चाहिए। और ये नहीं कि आप मैंने आधा पढ़ा आधा छोड़ दिया, तो ऐसा करने से फिर नहीं होगा। ओके, तो ये है। तो इसे क्या कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो।
इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, CAR भी इसे कहते हैं। यह बैंकों की जोखिम भरित अस्ति और वर्तमान देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात है। मतलब क्या है कि बैंकों की जो जोखिम भरित अस्तियां हैं और वर्तमान देनदारों के संबंध में उनकी पूंजी का अनुपात रेशियो है ये। ठीक है, बेसल 3 मानदंडों ने 8% CRR निर्धारित किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो NPAs है, सकल गैर निष्पादित संपत्ति GNPA अनुपात है। एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एक ऋण या अग्रिम है जिसका निष्कर्ष पहले देख लेते हैं। अनुसूचित बैंक के जो है वाणिज्य बैंक का CRAR मार्च 2020 के 40.7% से बढ़कर सितंबर में 15.8% हो गया है। लेकिन बेसल जो 3 है उसके मापदंडों से ये 8% निर्धारित किया गया था। अब देखते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो है हमारा उस पे। तो क्या है कि एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति का ऋण या अग्रिम है। ठीक है, जिसके लिए मूल्य या ब्याज भुगतान 19 डेज की अवधि के लिए बकाया हो। ठीक है, मतलब कि 90 डेज बकाया हो तो वह एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति होगा। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो है SCBs का GNP अनुपात 8.4 से घटकर 7.5 हो गया है। बेसल लाइन परिदृश्य के तहत सभी CSB का GNPA अनुपात सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5 हो सकता है और गंभीर तनावग्रस्त परिदृश्य के तहत 8% तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसका क्या है कि प्रावधान कवरेज अनुपात। ठीक है, तो प्रोविजनल कवरेज रेशियो PCR हो सकता है कि CRAR पूछा तो इस बार PCAR के बारे में पूछा क्योंकि ये भी इसका RBI का कदम है। तो यही चीज़ पूछा था कि CRAR जो अभी हाल ही में RBI ने लॉन्च किया है ये कॉन्सेप्ट, तो मतलब इसके बारे में कि ये किस टाइप का है, इसको मतलब इसका बेसिक आपको बताना था कि इसका क्या मोटिव है। ठीक है, तो अगर आप CRAR को अच्छे से पढ़ते तो वो तो क्लियर हो जाता है। एक मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन था तो बन ही जाता। ठीक है, अब ये प्रोविजनल कवरेज रेशियो जो है बैंकों को अपने लाभ के एक हिस्से को अशोध्य ऋण के विरुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैंकों को बोल रहा है कि बैंक अपने लाभ के एक हिस्से को अशोध्य ऋण जो NPAs था उसके विरुद्ध प्रावधान के रूप में निर्धारित करना आवश्यक है। मतलब कि आप कुछ पैसे अपने साइड करके रख लो, इसे PCR कहा जाता है। एक उच्चतर PCR अनुपात जो है 70% से ऊपर का आशय है कि अधिकांश परिसंपत्ति जो गुणवत्ता के मुद्दे का ध्यान रखा गया है और बैंक सुभेद नहीं है। ठीक है, मतलब कि इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगा और बैंक कोई प्रॉब्लम की स्थिति में ना पड़ेगा। PCR जो है 66.2% से बढ़कर 72.4% हो गया है। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है तो अभी आप इसे याद रखना। अब यहाँ पे क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य विकास ऋण के लिए प्रथम बार खुले बाजार परिचालन का आयोजन। ठीक है, खुले ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो भारत में केंद्र सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूति दोनों ही जारी किए जाते हैं, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूति जारी कर सकते हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण SDL कहा जाता है। SDL राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया बॉन्ड है जिन पर ब्याज दरें सामान्यतः केंद्र सरकार की प्रतिभूति जो G सिक्योरिटीज है से अधिक प्रदान की जाती है। राज्य विकास ऋण जो है G-SEC के समान सुरक्षित होते हैं। ठीक है, राज्य विकास मतलब SDL जो है वो G-SEC के तरह ही मतलब कि सुरक्षित है क्योंकि राज्यों को उप संप्रभु माना जाता है। ठीक है, SDLs को संविधिक चलनिधि अनुपात
जो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हेतु उपयोग किया जाता है तथा मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से उधार लेने और साथ ही साथ चल निधि समायोजन सुविधा जो है, ठीक है, LAF के तहत RBI के अधीन पात्र संस्थाओं से उधार प्राप्त करने के लिए भी संप्रेषक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ओके, RBI द्वारा जो MOS का संचालन बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति के समायोजित करने के उद्देश्य से बाजार को सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री के माध्यम से किया जाता है। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट है कि वाइट लेबल अभिकर्ताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले ATMs के लिए RBI द्वारा मानदंडों में ढील। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अब जो वाइट लेबल ATMs है, अभिकर्ता को वर्ष 2012 के लाइसेंस शर्तों के तहत निर्धारित कठोर रन रेट्स, ठीक है, के बजाय प्रबंधनीय वार्षिक लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा। ठीक है, मतलब कि 2012 का जो लाइसेंस शर्त था, अब उसके जगह क्या है कि प्रबंधनीय वार्षिक लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा कि वाइट लेबल ATMs को। उदाहरण के लिए पूर्व में विभिन्न योजना के तहत जो वाइट लेबल ATMs है उसके अभिकर्ताओं को लाइसेंस प्राप्त करते वक्त ATMs स्थापित करने के संबंध में अनुपात आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता था। ठीक है, अथवा Tier 3 से 6 सेंटर्स में स्थापित ATM की संख्या का Tier 1 से 2 सेंटर्स में स्थापित ATMs की संख्या के अनुपात निर्धारण किया गया था। ठीक है, अब क्या है कि WL ATMs की स्थापना, स्वामित्व और संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ATM हेतु नकदी का प्रयोजित बैंक जो है स्पॉन्सर्ड बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। जो बैंक उसे स्पॉन्सर कर रही हो, जैसे SBI का ATM है तो SBI उसे मतलब कि नकदी देगी, जबकि ATM मशीन द्वारा प्रयोजक बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं की जाती। ठीक है, ब्रांडिंग वो नहीं करता। यहाँ यह ATMs के भौगोलिक प्रसार को बढ़ाने के में सहायता करेगा। ठीक है, कंपनी को व्यवसाय संचालन हेतु भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के अंतर्गत RBI से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन पेटेंट पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है इंडिकैश के बारे में भी आपने सुना होगा। देश में वाइट लेबल ATMs की स्थापना हेतु RBI द्वारा अधिकृत प्रथम कंपनी है। ठीक है, इंडिकैश। तो आपको अगर यहाँ पे इंडिकैश के बारे में पूछ लेता है तो आप भी याद रखना कि इंडिकैश क्या है। इंडिकैश, ठीक है, तो क्या है कि टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, ये क्या है, देश का प्रथम कंपनी है वाइट लेवल का। ओके, अब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है भारत के सभी ATMs को लिंक करता है। ये ब्राउन लेबल ATM से भिन्न होता है, जिसका स्वामित्व ब्रांड बैंक के पास होता है, लेकिन इसका संचालन व रखरखाव तृतीय पक्ष के ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यही बैंकों का क्या करता है, मतलब कि ATMs का लिंक, सभी ATMs को आपस में लिंक कराता है। RBI द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक का प्रारंभ। ठीक है, RBI ने ये प्रारंभ किया, तो इसका क्या है, RBI DPI में 5 व्यापक मानदंड शामिल है जो विभिन्न समयावधि में देश में डिजिटल भुगतान की व्यापकता और पैठ का मापन करने में सक्षम है। ये मानदंड है भुगतान सक्षमकर्ता, भुगतान अवसंरचना, मांग पक्ष कारक, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक और भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रिता। ठीक है, परसेंटेज में है, आप देख लेना कितना कितना परसेंट का है ये। RBI DPI का निर्माण मार्च 2018 को आधार अवधि मानकर किया गया था, अर्थात मार्च 2018 के लिए DPI स्कोर 100 निर्धारित किया गया है। मार्च 2019 से मार्च 2020 के लिए
डीपीआई क्रमशः 153.47 और 207.84 पर है। ये वर्ष 2018 से 20 में डिजिटल भुगतान के विस्तार में सराहनीय वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। डीपीआई स्कोर मार्च 2021 से 4 माह के अंतराल के साथ आरबीआई की वेबसाइट पर अर्धवार्षिक उधार पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अन्य प्रमुख जो कीवर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट जो सुर्खियां में रहे हैं, जैसे कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एमएफआईज। तो ये क्या है कि अल्प आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन है। ठीक है, अल्प आय वाले मतलब जिनका आय कम हो वैसे लोगों को वित्तीय प्रदान करते ही वित्तीय सेवा अपने ग्राहकों को सूक्ष्म ऋण, बचत संग्रह, फंड प्रेषण, पेंशन, बीमा आदि सुविधाएं प्रदान करते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्था एनबीएफसी सोसाइटी, ट्रस्ट या सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होते हैं। ठीक है, 1997 में अहमदाबाद में स्थापित भारत का प्रथम पंजीकृत एमएफआई सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन सेवा है। ठीक है, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग, तो वीआरआर वस्तुतः एक निवेश सुविधा है जो आरबीआई द्वारा विदेशी प्लेटफोलियो निवेशकों को प्रदान की जाती है। इसके तहत उच्च निवेश करने की प्रतिबद्धता के एवज में नियमों को सरल किया जाता है। ठीक है, तरलता लाश, लिक्विडिटी ट्रैप, तो तरलता पास क्या है, तरलता पास जो है लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, तरलता पास एक ऐसी विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत निम्न होती है और बचत दर बहुत उच्च होती है। ठीक है, फलस्वरूप मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। मौद्रिक नीति क्या हो जाती है? अप्रभावी। इसके कारण एक ऐसी स्थिति परिवेश का सृजन होता है जहां अर्थव्यवस्था में सृजित अतिरिक्त मुद्रा या मुद्रा आपूर्ति में निवेश को बल मिलता है। इसके स्थान पर उक्त मुद्रा या मुद्रा आपूर्ति को बचत के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलतः अर्थव्यवस्था पहले की भांति समान तरलता स्तर पर बनी रहती है। दूसरे शब्दों में तरलता पास के कारण नए निवेशों को बल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख लो लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। ओके, अब क्या है कि कोर निवेश कंपनियाँ, जो कोर निवेश कंपनियाँ हैं CICs, तो हाल ही में आरबीआई ने CICs हेतु कुछ संशोधित मापदंड जारी किए हैं। CIC एक प्रकार की गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी जो एनबीएफसी से होती हैं। यह मुख्यतः शेयरों और प्रतिभूति के अधिग्रहण संबंधित कारोबार में संलग्न होती है। CICs अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 90% हिस्सा ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर, रिफ्रेशर शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, कर्ज, ऋण में किए गए निवेश के रूप में धारण करती है। बैंक निवेश कंपनी अब देख लेते हैं, तो क्या है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए एक होल्डिंग कंपनी स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है, वर्ष 2014 में पीजे नायक समिति द्वारा BIC को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। गंतव्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा के लिए इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। BIC द्वारा स्वतंत्र रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना सभी बैंकों को नियंत्रित किया जाएगा। इसके द्वारा यह सुनिश्चित करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को रणनीतिक रूप से कम करके 51% तक किया जाएगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, तो ये क्या है, तो देख लेते हैं। RBIH निम्नलिखित कृतियों हेतु अधिदेशित है। यह वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन व कुशल बैंकिंग सेवाओं को और अधिक गहन करके उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करके आदि द्वारा वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाएगा। यह फिटनेस अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा नवाचार और स्टार्टअप्स के साथ संलग्नता
को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक अवसंरचना का विकास करेगा। यह हब वित्तीय नवाचार के लिए वित्तीय क्षेत्र के संस्थाओं, प्रौद्योगिकी, उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करेगा। ठीक है। आरबीएचआई को 9 सदस्यों की एक शासी परिषद तथा एक अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही नवंबर में आरबीआई ने इसी उद्देश्य के साथ विनियामक सैंडबॉक्स संरचना, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स संरचना, सैंडबॉक्स स्ट्रक्चर की शुरुआत की थी। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।